सो वेलकम गाइस, वेलकम टू डिफेंस अड्डा। डिफेंस अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आखिरी सेशन है ईयर पे। और आज हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मतलब ध्वनि तरंगे जो हमारे कान में एंटर करती हैं वाया ईयर कनाल, और फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फिर अगर एक्सेसिव साउंड वेव्स होगा तो यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा फैरिंग्स के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और अगर ऑडिबल साउंड वेव्स हो तो वो हमारे कॉक्लियर नर्व द्वारा, कॉक्लिया एक स्ट्रक्चर है हमारे इंटरनल ईयर में, कॉक्लियर नर्व द्वारा वापस हमारे एफरेंट नर्व्स के द्वारा कहाँ जाता है, हमारे सीएनएस में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तब जाके उसे सेंस कर पाता है, और वो जो नर्व है उस नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व द्वारा साउंड वेव्स जो हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जाते हैं हमारे कहाँ, ब्रेन तक, और ब्रेन तब एनालाइज करके बताता है कि वो क्या है। तो ये जो एंटायर मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, और एक जो हमने मेन फंक्शन पढ़ा है ईयर का कि ईयर हेल्प्स इन बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो बैलेंसिंग है वो कैसे करता है, क्योंकि बैलेंस दो तरीके के होते हैं। एक बैलेंस होता है जैसे हम खड़े हैं तब बॉडी का बैलेंस, और एक बैलेंस है जैसे हम दौड़ रहे हैं तब भी हमारा बॉडी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि हम दौड़ रहे हैं और गिर जा रहे हैं, समझ रहे हो, कोई काम कर रहे हैं तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ड्यूरिंग मूवमेंट देयर इज अ बैलेंस, एंड ड्यूरिंग अ स्टैटिक condition of the body there is a balance, right? So let's study what is the entire mechanism during this balancing of the body via a simple structure, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको डिटेल में बता रखा हूँ, ठीक है। तो कृष्णा, मैं तो वेद प्रकाश प्यारे वाला, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बच्चे सारे लोग जुड़ जाए, है ना? यस। आवाज क्लियर आ रही है ना अभी तक? गुड आफ्टरनून विकास, इशिता, मयंक, स्वीटी। ओके, चलिए। तो अभी तक जितनी बातें मैंने बताई वो क्लियर है। तो आपको याद होगा कि कल जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपको समझाया था, तो उसमें ये दो शब्दों के बारे में मैंने बताया था। वो था यूट्रिकल्स, यूट्रिकल्स और सैक्यूलस। यूट्रिकल्स और सैक्यूलस। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ी याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। कल जो मैंने ऐसे ऐसे ट्यूब्स बनाए थे, याद आया कुछ? तो ऊपर वाले इस ट्यूब का नाम मैंने बताया था, इसको बताया था मैंने सुपीरियर, और इसको बताया था मैंने इन्फीरियर। साउंड लो है, अंडरस्टैंड थोड़ा सा चलो, आई गेस अब साउंड क्लियर आ रही होगी। अब देखिए एक बार, साउंड अब क्लियर है? बच्चों जल्दी से एक बार स्टेबल हो जाए ना, क्योंकि सेशन के दौरान ना फिर अगर साउंड की गड़बड़ी वड़बड़ी हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कल जैसे मैंने पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन बढ़िया से दे रखी है एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर के बारे में, तो उसके बाद आज जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है वो भी एकदम ढंग से होना चाहिए। तो एक बार जल्दी से बताएं कि साउंड क्लियर है कि नहीं, है ना? सारे लोग एक बार रिप्लाई करो। जय हिंद, जय हिंद तेजिंदर, प्रीति, मयंक, सुप्रतिम, विशेष, दिव्या धूरिया। मैंने हेडफोन अपना सही कर लिया है, शायद अब क्वालिटी ऑफ साउंड वुड बी इम्प्रूव्ड आई गेस। शमा, चलो ओके है। हाँ, तो आपको याद होगा कल ये डक्ट्स के बारे में मैंने बताया था, सुपीरियर, लैटरल और इंफीरियर के बारे में, है ना? तो सबको याद आ ही गया होगा। तो चलिए आगे इसके डिस्कशन को आपको आगे बढ़ाते हैं। और कुछ और बातें बताई थी कि आगे जाके जहाँ ये रिज बन रहे थे, जहाँ ये ऐसे रिजेस बन रही थी, वहाँ पे जो फूला था उसका भी एक नाम था। उसके बाद आगे जाके कुछ और स्ट्रक्चर से ऐसे बड़े बड़े, उसका भी एक नाम था। तो ये जो उभरे हुए जो स्ट्रक्चर्स थे, इन्हीं उभरे हुए स्ट्रक्चर्स का नाम क्या था? एक का नाम सैक्युलस था और एक का नाम यूट्रिकल्स था। क्लियर है?
तो ये कॉक्लिया का जो कनाल्स था, जो सुपीरियर कनाल्स थे और इंफीरियर कनाल्स था, उन्हीं के स्ट्रक्चर में बने हुए जो रिजेस हैं वही है यूट्रिकल्स और सैक्युलस। तो आइए उनके बारे में थोड़ा और डेप्थ में स्टडी करेंगे। देखो कल इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर पूरा बढ़िया से मैंने सेशन ले रखा है, तो जिनको क्लियर नहीं हो रहा है ना कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा रिजेस, तो कल वाले सेशन को एक बार देखना होगा। अगर आज के सेशन को आप देख रहे हो, जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस यूट्रिकल्स और सैक्युलस के बारे में जानने के लिए आपको कल वाले डायग्राम को एक बार रेफर करना होगा, है ना। हाँ, एक को मैंने एम्प्यूला बताया था, अभिषेक जी एकदम क्लियर आप सही समझे हो। एक का नाम मैंने एम्प्यूला बताया था और बाकी दो जो रिजेस थे उन्हें मैंने यूट्रिकल्स और सैक्युलस बताया था। तो आइए देखते हैं व्हाट आर यूट्रिकल्स एंड व्हाट आर सैक्युलस, है ना। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द डे, utricles and sacculus contain a projecting ridge called macula। मतलब यूट्रिकल और सैक्युला के ऊपर जो उभरा हुआ रिज जैसा शेप है वो और कुछ नहीं, क्या है, मैक्यूला है, ठीक है ना। अगला क्लियर है। अगला, वन स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर, ईच इज प्रेजेंट इन, मतलब एक और स्ट्रक्चर दोनों में उपस्थित है, इज प्रेजेंट इन utriculus and one in sacculus these are called macula, MACULAE। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है और समय लेके समझना है। आपको पता है कि मैं इस सेशन में भागने वाली कोई बातें ऐसे नहीं करता, आराम से समझना है। पूरा समय होता है हमारे पास 1 घंटे, ठीक है। तो जो हमने कल का स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने ऐसे रिज शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखे थे, राइट, अलग अलग पोजीशन पे। तो एम्प्यूला के बारे में तो हमने देख ही रखा था, वो हमारे कैनाल्स में एक लोअर साइड में इन्फ्लामेशन था, एक उभरा हुआ पोर्शन था, उसे एम्प्यूला के नाम से जानते हैं, वो हमने कल पढ़ रखा था। जो और 2 जगह उभरे हुए ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे उसे किस नाम से जानते हैं, एक को हम जानते हैं यूट्रिक्यूलस के नाम से और एक को हम जानते हैं सैक्युलस के नाम से, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि यूट्रिक्यूलस और सैक्युलस दोनों के अंदर ही ये जो उभरा हुआ पोर्शन है वो और कुछ नहीं मैक्यूला है, वो और कुछ नहीं क्या है, मैक्यूला है। सो वन स्ट्रक्चर ईच इज प्रेजेंट इन यूट्रिकुलस एंड इन सैक्युलस एंड दीज आर कॉल्ड मैक्यूला। क्लियर है बच्चे, थम्स अप एक बार करेंगे। सौरभ जय हिंद, जय हिंद। बेटा बताओ समझ में आया है ना। आज गला भी काफी सूख रहा है मेरा। बच्चों गिव योर रिप्लाई, इज इट क्लियर। अंशुमन लाडर कह रहे हैं कि सर हिंदी में भी बता दो ना। बेटा मैंने बताया, देखो ये नाम है, ये स्ट्रक्चर के नेम है, ठीक है ना, इनका कोई हिंदी अभी है नहीं एज ऑफ नाउ। और मैंने तुम्हें बताया कि जो ये उभरे हुए हिस्से हैं हमारे इन इंटरनल ईयर के अंदर, उनका नाम है यूट्रिकुलस और सैक्युलस। और दोनों के अंदर जो उभरा हुआ सब्सटेंस है जिसके वजह से ये फूले हुए हैं उसका नाम मैक्यूला है। तो चाहे वो यूट्रिकुलस हो या सैक्युलस हो, दोनों के अंदर क्या होगा, मैक्यूला होगा। ये क्लियर है। चलिए सभी का रिस्पॉन्स आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला देखिए, चलिए सबका रिस्पांस मिल गया, थैंक यू फॉर द रिस्पांस। देखिए न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारे, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स आर फाउंड इन एंडोलिम्फ, आर फाउंड इन एंडोलिम्फ। अब एंडोलिम्फ क्या है, मुझे उम्मीद है आप सबको बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, फिर भी जिन जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है उनको मैं एक बार याद दिलाता हूं कि कल मैंने बताया था इंटरनल ईयर को हम लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं। तो बाहर वाले पोर्शन का नाम था बोनी लैबिरिंथ, और अंदर वाले का नाम था मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मतलब हमने आपको ये इंफॉर्मेशन कल ही दी थी कि जो हमारा इंटरनल ईयर है वो बाहर से थोड़ा सख्त है तो उसे हम बोनी लैबिरिंथ कहते हैं, और अंदर से मुलायम है तो उसे हम झिल्लीदार लैबिरिंथ कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच मैंने फिर वो लिम्फ के बारे में बताया था, एंडोलिम्फ के बारे में बताया था, पेरिलिम्फ के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो बोलता है कि ये जो एंडोलिम्फ है, ये जो एंडोलिम्फ है वो एग्जैक्टली है क्या, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूमरस कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स आर फाउंड इन एंडोलिम्फ, और इनका फिर एक नाम है और वो नाम है ओटोकोनिया। मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स पाए जाते हैं एंडोलिम्फ में वो सब है क्या, तो दीज आर ओटोकोनिया। क्लियर है। और ये ओटोकोनिया आर व्हाट, दीज आर ओटोकोनिया सेल्स, जो किसके बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है ना। तो एंडोलिम्फ जो है वो किसका बना हुआ है, ओटोकोनिया सेल्स के, जो कि और कुछ नहीं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्लियर है, एकदम साफ साफ बता रहा हूं। ठीक है, लोचा नहीं होने देना है, कोई भी किसी भी तरह का केमिकल लोचा नहीं होने देना है। अगला स्टेटमेंट देखिए, these sensory cells, these sensory cells, तो जैसे ही मैं ये लिखता हूं कि these sensory cells, इसका मतलब ओटोकोनिया जो सेल्स हैं वो कैसे सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं। तो these sensory cells situated in internal ear, situated in internal ear are in close contact, are in close contact with small nerves। ध्यान से समझना है स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा और कंसंट्रेशन है ना। मैंने कहा कि जो हमारी बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसके अंदर जो फ्लूइड है एंडोलिम्फ, तो मान लो ये है एंडोलिम्फ, ENDOLYMPH। तो एंडोलिम्फ किससे बना हुआ है, एंडोलिम्फ किससे बना हुआ है, एंडोलिम्फ बना हुआ है ऐसे स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। एक सेकंड गाइस।